झारखंड के हजारीबाग में पथराव से तनाव की स्थितियां हैं। एक शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी यहां पर हुई और उसके बाद हिंसा भड़क उठी। हालातों को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसके बाद अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। आगजनी की यह तस्वीर झारखंड के हजारीबाग से सामने आई है, जहां झुरझुरी गांव में निकाले गए यज्ञ जुलूस के दौरान दो समुदाय आमने सामने आ गए। दरअसल यज्ञ जुलूस जब तरबिचवा मस्जिद के पास पहुंचा, तो दूसरे समुदाय के लोगों ने इसे लेकर नाराजगी जताई। विवाद बढ़ने के बाद दोनों ओर से पथराव हुआ और फिर पूरे इलाके में आगजनी की गई। नाराज ग्रामीणों ने जीटी रोड को जाम कर नारेबाजी की। हालात की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसने हिंसा में शामिल लोगों को दूर भगाया और दोनों पक्षों के लोगों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद कहीं जाकर माहौल में तनाव कम होता दिखाई दिया। और यहाँ आकर के देखे तो पूरा आग लगा हुआ था। अब किसी प्रकार की आग जो है नहीं है। हमने कंफर्म कर लिया, सभी रूम को देख लिया, सब हमारे तरफ से ओके है। हालात को देखते हुए हजारीबाग के झुरझुरी गांव में बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों को भगाकर जीटी रोड पर ट्रैफिक को फिर से बहाल करवा दिया है। साथ ही अब पुलिस दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता कराने की तैयारी कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा को देखते हुए वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बता दें आपको कि मुर्शिदाबाद के साथ साथ पड़ोसी जिले मालदा और बीरभूम में भी इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद फिलहाल केंद्रीय सुरक्षा बलों के साए में है। हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित सूती और शमशेरगंज इलाकों में पुलिस के साथ साथ बीएसएफ समेत केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान दिन रात निगरानी कर रहे हैं। सूती और शमशेरगंज इलाके में हुई हिंसा में 3 लोगों ने जान गंवा दी थी। हालात को देखते हुए सरकार ने मुर्शिदाबाद और पड़ोस के 2 जिलों मालदा और बीरभूम में मंगलवार रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने का फैसला लिया है। Let the miscreants and their godfathers realize it is going to be a no-nonsense battle against the vandals and the criminals. Nobody, I repeat, nobody will be allowed to take law in their hands. मुर्शिदाबाद में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हिंसा की कोई नई घटना नहीं हुई है। हाईकोर्ट से निर्देश से सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। मुर्शिदाबाद के जो जगह पे ये हिंसा का घटना घटा है सभी जगहों पे, और ये सब जगहों पे अभी भी 150 एजिटेटर्स को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। तो मुर्शिदाबाद में हिंसा के दौरान कई घरों और दुकानों में भी तोड़फोड़ और लूट की खबर सामने आई। हैरानी की बात तो ये है कि लोगों को पुलिस और प्रशासन से भी कोई मदद नहीं मिली। हिंसा से पीड़ित एक परिवार की आप बीती सुनिए। हमला जब शुरू हुआ तब मैं थाना को कॉल किया। थाना आधा घंटा बाद फिर भी हमला हो रहा था, फिर भी कॉल किया, आ रहा है। ऐसे करते करते 2-3 घंटा तक कुछ नहीं आया, पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया। सुना आपने, ये अकेले नहीं हैं जिन्होंने हिंसा में घर, दुकान, सामान और जमा पूंजी सब गंवा दी। मुर्शिदाबाद के धूलिया बाजार इलाके में कई लोग और परिवार हैं जिन्हें उपद्रवियों ने चुन चुन कर निशाना बनाया। छोड़ दिया है, पानी का ये ना बहुत आग लगा के यहाँ पर लकड़ी फेंका हुआ था, बांस फेंका हुआ था, बाइक को गिरा दिया गया था पेट्रोल में। ये दरवाजा तोड़ के आया था, तोड़ दिया, मीटर तोड़ दिया है, गद्दा चोरी किया, सोफा चोरी किया, चेयर चोरी किया, टीवी चोरी किया, यहाँ डिनर सेट पूरा सब तोड़ दिया है। यहाँ पर बंगाल में रहने लायक नहीं है। चुन चुन का हिंदू को निशाना। हम लोग डर के जी रहे, हम लोग लड़की लेके कैसे रहेंगे, आप लोग बताइए। जो डर का माहौल बना हुआ है। तो मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया। सैकड़ों लोग अपना घर-बार सब छोड़कर दूसरी जगहों पर अब चले गए हैं। मुर्शिदाबाद में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बाद ये लोग वापस लौटने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। तस्वीरें मालदा के वैष्णव नगर के एक स्कूल की है। यहाँ 500 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने शरण ली है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं सब हिंसा के बाद किसी तरह भागकर यहाँ पहुंचे। दूसरी तस्वीर में कुछ जवान भी दिख रहे हैं। इन्हें प्रशासन की ओर से पीड़ित हिंदू परिवारों की सुरक्षा में तैनात किया गया है। इधर मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की तैनाती के बाद भी लोग डर और दहशत में हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग भी तेज हो गई है। चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। फिलहाल हालात को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्शन में है। केंद्रीय गृह सचिव ने
पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव से बात कर हालात का जायजा लिया। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और बीजेपी इसको लेकर ममता सरकार पर आरोपों की बौछार कर रही है। तो वहीं ममता सरकार दावा कर रही है कि हिंसा भड़काने में बाहरी लोगों का हाथ था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर सियासी आरोपों से घिरी ममता सरकार के मंत्री सिद्दुकुल्ला चौधरी ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ममता सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी के लोग अंदर घुसे हुए हो, ये गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारी सरकार थोड़ी जिम्मेदार होगी। ममता के मंत्री सिद्दुकुल्ला ने बयान दिया तो पलटवार का जिम्मा संभाला बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा हिंदुओं को सताया जा रहा है। ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग हर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता छी, सेम ममता सेम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता सरकार को घेरा। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर ममता सरकार चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है। बीजेपी के साथ ही ममता सरकार पर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने भी बड़ा हमला बोला है। साफ है कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल का सियासी पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून पर भड़की हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी अब चौतरफा घिरी दिख रही हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दंगा हुआ होती है जहां सरकार चाहती है। कभी गोधरा में हुई थी, सरकार चाहती थी, कभी बंगाल में हो रही है, वो भी सरकार की मर्जी के अनुरूप हो रहे हैं। उधर बीजेपी के साथ साथ वीएचपी ने भी मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। आज उनकी छवि एक मॉडर्न जिन्ना के रूप में स्थापित हो चुकी है और उनकी पार्टी टीएमसी मुस्लिम लीग का काम कर रही है। बंगाल जो है बांग्लादेश बनने की राह पर चल पड़ा है और इसको बनाने का काम कौन कर रहा है? दुर्भाग्य है कि उसकी राज्य के मुख्यमंत्री और जो रूलिंग पार्टी है वो लगातार इस तरह के बयान दे करके भड़का करके किसके विरुद्ध भड़का रहे हैं? वो भी देश के संसदीय कानून के विरुद्ध। तो वहीं वक्फ कानून पर आज जमीयत उलेमा हिंद की बैठक हुई। कार्यकारी समिति की इस बैठक में कहा गया कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे, लेकिन उसी बैठक में ये भी कहा गया कि जरूरत पड़ी तो कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। बैठक की अध्यक्षता जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने की। मदनी ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो पार्टी 2009 तक वक्फ की जमीन छुड़ाने की बात कहती थी वही ऐसा कानून ले आई। लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा, सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। उधर ओवैसी तर्क दे रहे हैं कि कानून में इस तरह के संशोधन से संभल, ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिदें वक्फ के हाथ से बाहर हो जाएंगी। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेल्जियम में गिरफ्तार हुआ है मेहुल चौकसी। ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। पीएनबी घोटाला मामले में लगातार ही मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे थे और अब ये जानकारी कि इस घोटाले में आरोपी मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेल्जियम से गिरफ्तार हुआ है मेहुल चौकसी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। करोड़ों का घोटाला हुआ, उसके बाद से लगातार गिरफ्तारी को लेकर इंतजार ही किया जा रहा था और अब भगोड़ा मेहुल चौकसी गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बहुत बड़ी खबर, मेहुल चौकसी को बेल्जियम से गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी? जी, ये बहुत बड़ी खबर है निश्चित तौर पर भारत के लिए कि बेल्जियम में भारत सरकार के रिक्वेस्ट पर, जो हमें सोर्सेज ने बताया है उसके मुताबिक मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएनबी बैंक घोटाले में आरोपी है मेहुल चौकसी, जिसका बहुत समय से भारत को कार्रवाई के लिए इंतजार था। फिलहाल भारत के रिक्वेस्ट पर उसे गिरफ्तार किया गया है, जो कि टॉप इंडियन सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है। हम एक
रेफरेंस जरूर देना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी के बयान का। कुछ साल पहले उन्होंने कहा था कि मैं इन लोगों को याद दिला दूंगा कि भारत का कानून क्या होता है। उसी मद्देनजर इसको काफी अग्रेसिवली फॉलो अप किया गया था और अब ये बहुत बड़ी खबर आई है कि मेहुल चौकसी को बेल्जियम वर्कर के निवेदन पर हिरासत में ले लिया गया। बिल्कुल आशीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अरबों करोड़ों का घोटाला करने के बाद मेहुल चौकसी भाग गया था भारत छोड़कर और अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, एक बहुत बड़ी खबर, मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको लेकर लगातार भारत में भी सियासी बयानबाजी का दौर जारी था, लेकिन कोशिशें लगातार थी कि गिरफ्तारी हो जाए और अब ये गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों ही कर रही थी और सीबीआई को ये मालूम था कि जो मेहुल चौकसी है वो बेल्जियम में इस वक्त है। उसने 15 नवंबर 2023 को बेल्जियम का जो एफ रेजिडेंसी कार्ड होता है वो हासिल कर लिया था, लेकिन जो सीबीआई थी वो लगातार बेल्जियम पुलिस के संपर्क में बनी हुई थी और लगातार उनसे रिक्वेस्ट की जा रही थी। तो जब अभी हाल ही में रिक्वेस्ट की गई तो अभी बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसके प्रत्यर्पण की जो तैयारियां हैं वो शुरू की जाएंगी और मेहुल चौकसी को जल्द ही भारत लाया जाएगा। प्रत्यर्पण को लेकर क्या पूरी प्रक्रिया रहने वाली है मनोज, इस बारे में जानकारी? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बेल्जियम में भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए, इस बात का पूरा ध्यान ईडी और सीबीआई भी रख रहे हैं ताकि जमानत को लेकर अगर याचिका लगाई जाती है तो वो ना मिले, ऐसे में तुरंत प्रत्यर्पण हो, ये मांग। जी बिल्कुल, देखिए हो सकता है प्रत्यर्पण में थोड़ा समय लग जाए क्योंकि बहुत ज्यादा जो कागजी कार्रवाई है उसमें वो करनी पड़ती है। जितने भी सबूत ईडी और सीबीआई के मौजूद हैं वहाँ उनकी अदालत को दिखाना होता है और उसके बाद प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। तो हो सकता है उसमें कुछ समय लग जाए, लेकिन ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जो 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था उसका जो आरोपी है वो अब इस वक्त बेल्जियम पुलिस की गिरफ्त में और सीबीआई के कहने पर बेल्जियम पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। अब ये देखना होगा कि जो मेहुल चौकसी है वो कब तक भारत पहुंचता है। जी एक बार फिर बात कर लेते हैं वक्फ कानून की, जिस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक बड़ा बयान दिया है। हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में मसूद ने कहा कि वो घंटे भर में वक्फ कानून का इलाज करना जानते हैं। वक्फ कानून के खिलाफ हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम मिल्ली काउंसिल की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसी कार्यक्रम में यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी पहुंचे थे। आपसे वादा करना चाहता हूं, हम आ गए तो 1 घंटे के अंदर निपटा देंगे। इमरान मसूद जिस हैदराबाद में थे वो ओवैसी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ इशारों में उन्होंने ओवैसी पर भी निशाना साधा। माना जा सकता है कि इमरान मसूद ओवैसी को कश्ती और कांग्रेस को बड़ा जहाज बता रहे हैं। मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफनाया कहां जाओगे? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि बाद में इमरान मसूद ने साफ किया कि उनके कहने का मतलब है कि जिस दिन वो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाएंगे उस दिन वक्फ कानून को 1 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। वहीं कर्नाटक के हुबली में पुलिस ने एनकाउंटर में उस आरोपी को मार गिराया जिस पर 5 साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या का आरोप लगा था। आरोपी पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। एनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। तस्वीर में दिख रहे जिन पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, इनके साथ ही उस आरोपी की मुठभेड़ हुई थी जिस पर 5 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ बलात्कार और हत्या करने का आरोप लगा था। 5 साल की बच्ची का शव एक झोपड़ी से बरामद हुआ था। जांच में बिहार निवासी रितेश कुमार का नाम सामने आया। पुलिस आरोपी को पकड़ने पहुंची थी। आरोपी ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में आरोपी पर फायरिंग की। गोली लगने से आरोपी रितेश कुमार की मौत हो गई। He attacked her. He tried to run away, so she had to fire. ये हमारा नागरिक समाज कहा जा रहा है, कभी मैं भी अस्वस्थ हो गया और उस बच्ची का माता पिता जो है दोनों को अच्छी मात्रा में कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। ये भी मैं आग्रह राज्य सरकार को करता हूँ। घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। कर्नाटक के सीएम की ओर से मृतक बच्ची के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो 8 इंसान रूपी राक्षस हैं, जिन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। इनमें से एक आरोपी का नाम अखिलेश प्रताप सिंह है।
जिसने बीजेपी की सदस्यता ले रखी है, कई नेताओं का करीबी माना जाता है और इसके खिलाफ कासगंज में कई केस भी दर्ज हैं। इन सभी आरोपियों पर 10 अप्रैल को अपने मंगेतर के साथ घूमने निकली लड़की से गैंगरेप का आरोप है। इन्होंने वारदात का वीडियो भी बनाया और लड़की के मंगेतर को मारा भी और उससे रुपए भी लूट लिए। पहले पीड़िता और उसके मंगेतर ने इज्जत के डर से बात को छिपाने की कोशिश की, लेकिन लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। फिर मामला पुलिस में पहुंचा, जिसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें से 2 आरोपी अभी भी शेष हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी करके सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिसके नाम है, अगर उस लड़की ने उन आरोपियों को पहचान लिया कि यही आरोपी है, कहीं से भी उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां के पांगी केलांग में अचानक पहाड़ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। लैंडस्लाइड की शक्ल में बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर रहे थे, जिसके बाद कई लोग यहां पर सड़क पर फंस गए। तस्वीरें डराने वाली है। पहले छोटे छोटे पत्थर पहाड़ी से नीचे गिरते दिखे, फिर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर कुछ इस तरह नीचे आ गया। पहाड़ से पत्थर इतनी तेजी से नीचे आए कि वहां पर मौजूद लोग दहशत से भर गए। गनीमत रही कोई गाड़ी या फिर कोई व्यक्ति लैंडस्लाइड की चपेट में नहीं आया। हालांकि लैंडस्लाइड होने से सड़क पर आवागमन बंद हो गया। गुजर रहे लोग सड़क पर फंस गए। जिस जगह लैंडस्लाइड हुई वहां पहले भी भूस्खलन की घटनाएं हो चुकी हैं। प्रशासन एक और लैंडस्लाइड के बाद मलबा हटाता है, कुछ दिन बाद भी फिर पहाड़ टूटने लगता है, लेकिन अब तक लैंडस्लाइड की रोकथाम का कोई स्थायी समाधान नहीं तलाशा जा सका है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने बड़ा इतिहास रचा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO लेजर हथियार तकनीक से दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता विकसित कर ली है। DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में 30 वाट लेजर वेपन का प्रदर्शन किया, जिसने पलक झपकते ही टारगेट को हिट कर दिया। टेस्ट के दौरान लेजर वेपन तकनीक से फिक्स्ड विंड एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्वार्म ड्रोन को निशाना बनाया गया। DRDO के इस टेस्ट ने भारत को अमेरिका, चीन और रूस समेत उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर दिया है जिनके पास लेजर आधारित वेपन मौजूद थे। लेजर वेपन की टेस्टिंग के बाद DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा, अभी ये बस शुरुआत है। लेजर तकनीक के क्षेत्र में हमें और अधिक विकास की जरूरत है। I'm sure we'll reach our destination soon. लेजर वेपन तकनीक के मामले में बड़ी सफलता हासिल करने के साथ ही DRDO ने एरो इंजन तकनीक प्रोजेक्ट पर भी काम करने के संकेत दे दिए हैं। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हो गया। विस्फोट में फैक्ट्री में काम करने वाले 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके से पूरी पटाखा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तबाह हो गई, तो वहीं आसपास रखे सामान में आग लग गई। वीडियो में धमाके के बाद फैक्ट्री का मलबा दूर दूर तक बिखरा गया, जबकि प्रशासन आसपास मौजूद पराली में लगी आग को बुझाने की कोशिश में जुटा है। बताया जा रहा है जिस वक्त धमाका हुआ फैक्ट्री में 30 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शोक जाहिर किया है, तो वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट के जरिए दुख जताया है। केंद्र सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। बात छत्तीसगढ़ की, जहां के कोरिया से पुलिस ने 92 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। आरोपी ने पुलिस को चकमा देने के लिए गांजे को पिकअप वैन के चैम्बर में छिपाया हुआ था। आरोपी घुटने पर बैठा है। दाईं तरफ 2 और बाईं तरफ 3 पुलिस वाले उसे घेरे खड़े हैं और पीछे बरामद किया गांजा दिखाई दे रहा है। इस गांजे को आरोपी ओडिशा के संबलपुर से लाया था और बैडन में खपाने की तैयारी में था, लेकिन गांजा अपनी मंजिल तक पहुंचा उससे पहले पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। इस गांजे की कीमत 32 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं पकड़े गए आरोपी का नाम दीपेश कुमार शाह है,
जो पुष्पा फिल्म की स्टाइल में पिकअप के अंदर चैम्बर बनाकर गांजे की तस्करी करता था। लेकिन पुलिस ने जब तलाशी ली तो गाड़ी के पिछले हिस्से में खास तौर पर बनाए गए चैम्बर से गांजे के 90 पैकेट्स मिले। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।